हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट के जितने भी सर्किट थे उनकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, इंडिविजुअल और उनका कॉम्बिनेशन भी देखा था। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा उसी के आगे एलसीआर रेजोनेंट सर्किट के बारे में बात करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, 3dB फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जाएगी। इसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, आगे देखेंगे। बैंडविड्थ क्या होती है, रिलेशन अमंग 3dB फ्रीक्वेंसी, हाई, लो और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, पैरेलल, आरएलसी, रेजोनेंट सर्किट क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और इस क्लास के हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको एक बार रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी कभी हम रेजोनेंस की बात कर रहे होते हैं तो रेजोनेंस डिस्क्राइब्स द सर्किट कंडीशन इन विच इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो पैरेलल आरएलसी सर्किट हो या फिर सीरीज आरएलसी सर्किट हो। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी यूनिटी। पावर फैक्टर को यहां पर हम लिखते हैं cos फाई से, cos फाई पावर फैक्टर होता है। इसका फार्मूला होता है R/Z। जब पावर का डिस्कशन किया जाएगा तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं कि cos फाई R/Z होता है। और रेजोनेंस के केस में जो Z की वैल्यू होती है वो R के बराबर होती है, तो यहां से ये 1 निकल के आएगा। यहां पर लिखना होगा तो लिख देना कि जो Z की वैल्यू होती है R होती है इन केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा गया है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बिकम रेजिस्टिव। जो यहां पर इंपीडेंस होता है सर्किट का, जिसको हम लोगों ने Z कहा था, तो Z की वैल्यू R के बराबर हो जाती है तो सर्किट कैसा होगा, रेजिस्टिव हो जाएगा। अगला देखो, इन वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट विल बी इन फेज। जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट होती है वो फेज में होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा और रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, रेजोनेंस डिस्क्राइब्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है एट कांस्टेंट रेट एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। और जिस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है उसको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट इज ऑल्सो रिफर्ड एज। इसके बारे में बाद में बात की जाएगी कि एक्सेप्टर क्यों है और पैरेलल वाला रिजेक्टर क्यों है, उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे जब सॉल्व कर रहे होंगे इन सर्किट्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होगा। तो याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर सीरीज आरएलसी सर्किट है, रेजोनेंस हो रहा होगा, तो रेजोनेंस की कंडीशन बाद में लिखते हैं। सबसे पहले सर्किट का इंपीडेंस बताओ। तो इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस इंपीडेंस क्या होता है, तो वो होता है Z इज इक्वल टू में R² प्लस यहां पर लिखते हैं XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिखा जाता है। याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेराइव भी किया था इसे फेजर डायग्राम से। अब दूसरा एक लिखा जाता है इनपुट वोल्टेज, या वोल्टेज लिख देते हैं। वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो उसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस यहां पर लिखते हैं VL माइनस VC का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको समझो और सुनो। पॉइंट ये है कि अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो उस केस में जब रेजोनेंस होगा तो क्या लिखेंगे, तो इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के कंडीशन की बात करें तो क्या होगा, तो रेजोनेंस की कंडीशन में इसका इंपीडेंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, इंपीडेंस में जो ये XL XC होता है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते। देखो यहां पर पॉइंट्स लिखे हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहां पर दो चीजें लिख सकते हैं, अब चाहे तो दोनों चीजें लिख सकते हैं। क्या होंगी देखो, तो पहली चीज यहां से लिखी जाएगी, वो ये लिखी जाएगी XL जो होगा उसे हम XC के बराबर कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि जो VL होता है उसे हम VC के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे तो वो 0 हो जाएगा, यहां पर भी ऐड होंगे 0 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन होती है रेजोनेंस की। ज्यादातर लोग इसको लगाना प्रेफर करते हैं, बट ये भी गुड है, ऐसा नहीं कि ये सही नहीं, इससे नहीं आएगा रिजल्ट, दोनों से रिजल्ट सेम निकल के आता है। क्या है सुनो,
एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल होती है। एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, तो 1 बाई ओमेगा सी होती है, ओमेगा सी होती है। ओमेगा को इधर लेकर के जाते हैं तो ओमेगा नॉट लिख देते हैं, वेयर ओमेगा नॉट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी बन जाएगा। और इसका मतलब ये बन रहा है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू इस वाले कंडीशन से निकल के आने वाली है 1 बाई रूट एल सी। ये तो हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रेडियन पर सेकेंड में लिखा करेंगे। ठीक है, क्या ये यहां से रिजल्ट वही निकल के आएगा? अगर इसको हम लीनियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बदल दें तो एफ क्या होता है, 1 बाई 2 पाई, और यहां पर लिख देंगे एल सी। तो ये फार्मूला अगर पूछा जाता है तो ये फार्मूला भी नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से कंडीशन आई, क्या यहां से कंडीशन आएगी तो VL को क्या लिख सकते हैं, तो I इंटू में XL लिख सकते हैं। यहां पर I इंटू में XC लिखा जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, I सीरीज में सेम रहेगा। तो अगर यहां से लिखेंगे तो XL इज इक्वल टू में XC बनेगा। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो यहां से भी ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम आएगी। तो दोनों कंडीशन में से जो कंडीशन चाहे वो लगा सकते हैं। रेजोनेंस की दोनों कंडीशन है। यहां पर F की वैल्यू आई 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर LC, दोनों की दोनों कंडीशन यहां से सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस के केस में क्या होगा, इंडक्टिव जो बिहेवियर होता है वो कैपेसिटिव बिहेवियर से कैंसिल हो जाता है। उस केस में जो सर्किट का होता है Z, रेजोनेंस की बात करें ना तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जब दोनों के दोनों ये बराबर हो गए तो ये तो कैंसिल हो गया, तो Z की वैल्यू क्या निकल के आएगी, R आएगी। और यहां पर जो Z होता है वो Z मिनिमम लिखा जाता है, और Z मिनिमम लिखा जाता है तो ये R निकल के आएगा। और हम जानते हैं करंट की वैल्यू क्या लिखी जाती है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, तो उसे क्या लिखते हैं, तो उसे लिखा जाता है V बाई जेड लिखा जाता है। ऐसा लिखते हैं या V नॉट बाई जेड लिखते हैं। यहां पर क्या है, Z मिनिमम है, इसका सीधा मतलब होता है कि I जो बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि Z मिनिमम होगा तभी I मैक्सिमम बनेगा। और I मैक्सिमम बनेगा तो इस केस में ये सर्किट से मैक्सिमम करंट लेगा। यहां पर मैक्सिमम करंट ये सर्किट से ले रहा होगा, और अगर मैक्सिमम करंट लेगा तो इसी सर्किट को कहते हैं हम एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है इसे। तो याद रखना कि जो सीरीज RLC सर्किट होता है उसे एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। इन केस ऑफ रेजोनेंस जो सर्किट का इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और उस केस में जो करंट फ्लो करती है वो मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम करंट होती है तो इसीलिए इसे कहते हैं हम एक्सेप्टर सर्किट। तो कुछ टर्मिनोलॉजी यहां से निकल के आ रही होंगी, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां पर देखो लिखा था कि एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है बिकॉज एट रेजोनेंस इट एक्सेप्ट्स मैक्सिमम करंट। इस समय पर ये मैक्सिमम करंट एक्सेप्ट करता है सर्किट से, इसीलिए हम इसे एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। इसके बारे में कुछ और मेन पॉइंट्स पहले से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ग्राफ है हमारे पास, यहां पर बनाया गया है Z क्या है, R का। तो R का Z ओमेगा से साथ प्लॉट किया जाएगा तो वो तो डिपेंड करता ही नहीं करता है। ठीक है, दूसरा अगर प्लॉट करते हैं Z किसका, L का बना लो, तो Z L का बनाओगे तो ओमेगा के साथ, तो Z L का मतलब XL का मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगी। तीसरा अगर बनाएंगे तो यहां पर ZC को बना लो, तो ZC को बनाएंगे 1 बाई ओमेगा C होता है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा ऐसा कुछ। यहां पर जो XL निकल के आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा से। यहां पर XC जो निकल के आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के, तो वहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, यहां पर स्ट्रेट लाइन, यहां पर कांस्टेंट। अब एक पॉइंट यहां से देखो, इन सबको कंबाइन करते हैं एक साथ। इन सबको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसा। यहां पर हम Z के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मॉड Z के बारे में बात करेंगे, और यहां पर ओमेगा के बारे में। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो हर जगह पर तो Z मैक्सिमम रहेगा, लेकिन एक ऐसा केस आएगा या ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आने वाली है जिस पर ये मिनिमम होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आता है। ग्राफ तो इधर ऐसे होता है, इधर स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन सिमेट्री के लिए ऐसा बना दिया जाता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे, तो ये इधर से उतरेगा और सीधे स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, लेकिन बना इस तरह से देते हैं। ये जहां पर मिनिमम होता है वहां पर कहते हैं कि जो ओमेगा होता है ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, लीनियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर जो जेड होता है वो जेड मिनिमम के बराबर होता है, और जेड मिनिमम किसके बराबर होता है? आर के। ठीक है, बढ़िया है, सही है। यहां पर देखो इधर वाले पार्ट में इससे पहले, तो अगर इससे पहले बात करें तो यहां पर 1/ωc है, और ये क्या है? ओमेगा एल है, ओमेगा एल है। तो इस ओमेगा नॉट से पहले इसका बिहेवियर कैसा? तो इसका बिहेवियर कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव है इसका बिहेवियर। देखो क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटिव बिहेवियर होता है तो उस केस में करंट लीड करती, पावर फैक्टर लीडिंग आता है। अभी देखेंगे कैपेसिटिव हो गया। इधर कैसा है? तो इधर बिहेवियर कैसा होगा? इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव होगा, क्योंकि ये इधर बड़ा है, ये इधर बड़ा है, तो इधर कैपेसिटिव। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले जो सर्किट बिहेवियर रखेगा वो कैपेसिटिव होगा, और उसके बाद रखेगा बिहेवियर वो इंडक्टिव होगा। अब यहां पर पॉइंट्स लिख रहे हैं तो पॉइंट्स लिख देते हैं, यही लिख देते हैं कि जो ओमेगा है वो लेस देन ओमेगा नॉट है, ओमेगा है ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, और ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट के बराबर है। तो जब ये ऐसा होगा, टेबल बना देते हैं एक, ये ऐसा, अगर ऐसा होगा, पहले वाले केस को देखो, जब ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी। बड़े छोटे में देखते जाओ। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है? अगर ओमेगा नॉट छोटा है, ओमेगा छोटा ओमेगा नॉट से, तो यहां पर ये कैपेसिटिव बिहेवियर होगा, कैपेसिटिव बिहेवियर होगा, और कैपेसिटिव बिहेवियर होता है तो करंट लीड करती है, याद होगा, करंट लीड करती है, और करंट लीड करने का मतलब होता है पावर फैक्टर का लीड करना। ठीक है, अभी के लिए स्टेटमेंट याद रख के छोड़ दो। यहां पर क्या होगा? ये इंडक्टिव बिहेवियर रखेगा, इंडक्टिव, तो यहां पर करंट क्या करेगी? लैग करेगी। और यहां पर क्या होगा? तो इस समय पर ये रेजिस्टिव बिहेवियर रखेगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, रेजिस्टिव। इस समय पर जो करंट होगी वो इन फेज हो जाएगी, इन फेज विद वोल्टेज, अप्लाई एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज के साथ में इन फेज हो जाएगी। तो ये यहां से कंफर्म होके निकल के आता है कि ऐसा, मतलब ओवरऑल अगर ओवरव्यू लेना हो हमें रेजोनेंस का तो ये यहां से लिया जा सकता है। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं कि यहां पर 3 dB फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन की जाती है, क्यू फैक्टर कैसे आता है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आओ, इससे देखकर करंट का डायग्राम इधर बनाते हैं। करंट का डायग्राम कैसा होगा? कुछ ऐसा। यहां पर देखो जेड मिनिमम है तो करंट ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगी, तो यहां पर बना देते हैं आई, और इधर बना देते हैं ओमेगा। तो इसका ग्राफ उस तरह से आया था, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये यहां से ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन गया। और अगर ऐसा बनेगा तो इस केस में देखो कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, यहां पर ये मैक्सिमम है, बढ़िया है, यहां पर मैक्सिमम वाली करंट है, ये भी ठीक है। यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि ये क्या है, ये ऐसा है। यहां पर ये जो गैप होता है ना, ये जो गैप होता है ये वाला, और ये वाला जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, इस गैप को कहते हैं 3 dB डाउन। इस गैप को क्या कहा जाता है? 3 dB डाउन। अब 3 dB डाउन का क्या मतलब है? 3 dB डाउन, 3 dB डाउन का मतलब सुनो क्या है? मतलब यह है कि अगर यहां पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट पर है, ठीक है, आई नॉट की वैल्यू ऑफ कोर्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड आएगा, और जेड की वैल्यू आर के बराबर है, तो यहां से वी नॉट बाई आर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सही है। यहां पर आई नॉट है तो ये 3 dB डाउन तब होता है जब वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू की √2 टाइम्स हो जाती है। और अगर यहां पर हम बात करते हैं कि पावर P नॉट है, तो यहां पर आई स्क्वायर आर करेंगे ना, तो आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां पर जो पावर निकल के आती है मैक्सिमम पावर की हाफ आती है। तो यहां पर दो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, एक ये फ्रीक्वेंसी, एक ये फ्रीक्वेंसी, इसको कहा जाता है 3 dB डाउन, लो 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये छोटी है,
और इसे कहते हैं ओमेगा एच, इसको ओमेगा एल से लिखा जाता है, और इसको कहते हैं ओमेगा एच। हाई 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी, इसको हाई 3 dB डाउन, इसको लोअर 3 dB डाउन। अगर ये 3 dB डाउन है क्या, तो यहां पर देखो गैप कितने का है, 1/√2। यहां पर I नॉट थी, यहां पर I नॉट √2 हो गई। तो 3 dB कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ऑपरेटर जैसा होता है। अगर हम बात करते हैं 1/√2 को कैलकुलेट किया जाता है 3 dB में, तो 3 dB में कैलकुलेट करते तो इसे ऐसे लिखा जाता है 20 log 1/√2 और बेस 10 लिखा जाता है, और ये अप्रोक्सीमेट 3 के बराबर निकल के आती है। ऑफ कोर्स माइनस में आती है, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 3 की निकल के आती, तो इसीलिए इसे कहा जाता है 3 dB डाउन। अब यहां पर देखो पावर मतलब आधी हो गई है, तो इनको हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। यहां पर इसे कहेंगे हम लो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम कहेंगे हाई हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो ये होता है करंट का ओमेगा के साथ में ग्राफ, और इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं वो यहां से हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यहां इन दोनों के बीच में, ये तो हो गया ओमेगा एल और ये ओमेगा एच, यहां पर जो ओमेगा एच माइनस जो ओमेगा एल होता है, इनके बीच का गैप, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। ये क्या है, बैंडविड्थ है। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या लिखना होगा बताओ, तो लिखवाते हैं। किसी टाइम आई पर अगर हमें करंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे I = V डिवाइडेड बाई में Z। ऑफ कोर्स ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पर जो I है वो I नॉट √2 हो गया। तो I नॉट √2 हो गया। यहां पर V की वैल्यू V नॉट यहां पर लिख देते हैं, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिखते हैं R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा ऐसा, बढ़िया है। I नॉट के बारे में यहां से देखो, V नॉट को क्या लिखा जा सकता है, तो यहां पर I नॉट है डिवाइडेड बाई में √2 है, और V को क्या लिखा जा सकता है, तो I नॉट R लिखा जा सकता है। तो इसे लिख दो I नॉट टाइम्स R, और यहां पर बन जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट। I नॉट से I नॉट कैंसिल होगा, R को नीचे उतार लो और इसको इधर भेजकर स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा देखो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2R² बन जाएगा। इस R को उधर भेज दो तो बन जाएगा यहां से XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में R बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां से दो वैल्यू अलग अलग निकल के आएंगी, क्योंकि ओमेगा हमारे पास दो है, एक लोअर है एक हायर है। तो अगर एक लोअर है दूसरा हायर है, तो यहां से हम लिखते हैं XL माइनस XC इज इक्वल टू में प्लस R, या फिर XL माइनस XC को भी लिखते चले जाओ। इसको क्या लिखा जा सकता है, एक इंप्लाइज दैट लगा के लिखो, ओमेगा 3 dB L माइनस 1 बाई ओमेगा 3 dB C इज इक्वल टू में क्या है, R है। ऐसा लिखा जाएगा, 3 dB डाउन के लिए लिख रहे हैं हम। तो अब हम ये लिखना चाहते हैं कि हायर और लोअर कब बनेगा, तो यहां से ऐसा देख सकते हैं ना, XL माइनस, या फिर वहां से लिख दो 3 ओमेगा H इंटू L माइनस 1 बाई ओमेगा H इंटू में C इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा बोलो, तो ओमेगा, तो ये बन जाएगा प्लस का R लिख देते हैं, और यहां से देखना चाहो तो देख लो, ओमेगा L इंटू L माइनस 1 बाई ओमेगा H ओमेगा L इंटू में C इज इक्वल टू में माइनस R। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बैंडविड्थ निकाल रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं ना, यहां पर ये प्लस R और माइनस R आखिर लिखा क्यों, तो यहां से आओ देखो, यहां तक जो वैल्यू लिखी गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लिखी गई। यहां पर देखो ओमेगा H इंटू L, तो ओमेगा H इंटू L यहां है, और माइनस ओमेगा C। यहां से आओ देखो, इस वाले से देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहां से आओ देखो, ये जो बनेंगे कहीं यहां कहीं आ रहे होंगे, ऐसा मान लेते हैं।
ये ऐसा है, ऐसा देखो। तो अगर हम इसको यहां से आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस प्लस क्यों आएंगे अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए है, इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं। एक बात बताओ, ओमेगा एल में से ओमेगा सी को माइनस करेंगे तो ओमेगा एल ज्यादा है, यहां पर ओमेगा सी कम है, तो इसमें से अगर इसको माइनस करवाएंगे तो ऑफ कोर्स प्लस आएगा, तो उसके लिए यहां पर देखो प्लस लिख रखा है। दूसरा देखो, अगर हम इधर वाले की बात करते हैं, ये वाला इधर, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, 1 बाई ओमेगा सी ज्यादा है और ओमेगा एल कम है, लेकिन हम माइनस उल्टा करवा रहे हैं। देखो ओमेगा एल को पहले रख रहे हैं, तो अगर ओमेगा एल को पहले रखेंगे तो ओमेगा एल कम है, 1 बाई ओमेगा सी ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा को माइनस करवाएंगे तो वो माइनस निकल के आ जाएगा। आई थिंक ये दोनों चीजें समझ आई होंगी। अब इनको हमें सॉल्व कर देना है और यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी। नए पेज पर आओ इधर, तो ये लिखा जाएगा ओमेगा एच स्क्वायर एल सी, ओमेगा एच स्क्वायर एल सी माइनस बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो ये 1 लिख देंगे, ठीक है। और राइट साइड में क्या बनने वाला है, तो राइट साइड में बन जाएगा ओमेगा एच आर सी, ओमेगा एच इंटू में आर सी, एल सी से डिवाइड मार दो दोनों तरफ, तो ओमेगा एच स्क्वायर इधर ले आओ माइनस, आर सी से डिवाइड किया, आर एल सी से डिवाइड किया है, तो आर बाई एल इंटू में ओमेगा एच, और यहां पर बन जाएगा 1 बाई एल सी इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहां से देखो ओमेगा एच की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, तो ये बन जाएगा देखो आर बाई एल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर बाई एल का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स माइनस लगेगा लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो ही जाएगा। -4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 बाई एल सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 1 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें एक ही वैल्यू तो चाहिए, तो एक वैल्यू चाहिए, तो कौन सी वैल्यू हमें लिखनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, तो पॉजिटिव निकल के आएगी, तो यहां से लिखेंगे r बाई 12, इस 2 को यहां भेज दो, 2 को अंदर भेजेंगे तो 4 बन जाएगा, तो प्लस लगा के यहां लिख देते हैं r बाई 12 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर जाएगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 बाई एल सी, ठीक है। ये ओमेगा एच निकल के आया। अगर ये ओमेगा एच निकल के आया तो यहां से क्या ओमेगा एल नहीं बता सकते, बता सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें देखो ये टर्म निगेटिव होगा, आर वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो आर वाला टर्म निगेटिव होने का मतलब ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो यहां पर माइनस रहेगा, तो माइनस आर बाई 12 बनेगा, और बाकी सारी चीजों को सेम रखेंगे हम, आर बाई 12 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 1 बाई एल सी। ये चीज समझ में आई होगी क्योंकि और कुछ बदलने वाला नहीं। तो देखो हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है बैंडविड्थ के लिए, तो बैंडविड्थ अभी क्या लिखा गया, ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, लिखो बैंडविड्थ। ये क्लास पूरी यहां पर डेरिवेशन बेस्ड है और इसको आना भी चाहिए, कैसे कैसे डेरिवेशन किए गए, क्योंकि अगर यहां अंदर डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर नहीं पाएंगे। बैंडविड्थ क्या होगा, तो क्या बनेगा, यहां से देखो बैंडविड्थ लिखेंगे ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ये बनेगा, तो इसे लिख देंगे आर बाई 12 माइनस माइनस आर बाई 12 बन जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, आर बाई एल बनेगा। तो बैंडविड्थ निकल के आ गई, रेडियन पर सेकंड हो गया, बैंडविड्थ आ गई। अब यहां से एक बात और है, सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करना हो कि ये जो लिखा गया है ना, इसको हम ऐसा मान लेते हैं ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, ऐसा टाइप का लिखा गया है, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो बनेगा क्या, वो देखना है। चलो देखते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एच इज इक्वल टू में ये बन जाएगा a प्लस बी, और यहां पर ओमेगा एल बन जाएगा माइनस ए प्लस बी बनेगा, ठीक है। और हमें इसे सॉल्व करना है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा एच इंटू में ओमेगा एल इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी, और माइनस क्या बन जाएगा 1 बाई आर सी, 1 बाई आर सी की आर बाई 12, आर बाई 12 बन जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल क्या मिल जाएगा, देखते जाना, ओमेगा एच इंटू में ओमेगा एल इज इक्वल टू में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये मिल जाएगा 1 बाई एल सी। ये 1 बाई एल सी क्या है, वापस आओ,
यहां देखो लिखा गया था 1/LC क्या होता है, तो 1/LC होता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। देखो यहां ओमेगा स्क्वायर के बराबर मतलब ओमेगा नॉट के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं फिर, तो ये निकल के आ जाएगा ओमेगा नॉट के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर पूछी जाती तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ओवर ओमेगा एच इंटू में ओमेगा एल। तो जब भी कभी हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी और लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो उस केस में जीएम ले लेना उनका और वो हो जाएगी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां से निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और है यहां पर ध्यान देने वाला, उसको भी सुन लो, अगर उस पर भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहेंगे एफ यहां पर ये जो लिखा गया है ये क्या है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर ही तो है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, और ये क्या है, बैंड विड्थ का आधा है। तो इसके पहले थोड़ा बदल देते हैं, ओमेगा एच इज इक्वल टू, देखो r/2l है ना, तो r/2l को ऐसा नहीं लिख सकते, बैंड विड्थ डिवाइडेड बाई में 2 और प्लस स्क्वायर रूट ओवर बैंड विड्थ डिवाइडेड बाई में 2 का स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। बढ़िया। ओमेगा एल क्या है, तो वो है माइनस बैंड विड्थ बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ओवर बैंड विड्थ बाई 2, और यहां पर बन जाएगा प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये भी ठीक है। अब अगर इन दोनों को लिख दिया है ना, तो यहां पर कंडीशन लगाई जाए, अगर एफ ओमेगा नॉट का जो स्क्वायर है बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, बैंड विड्थ डिवाइडेड बाई में 2 के स्क्वायर के, तो इन दैट केस ये वाली वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे इसके कंपैरिजन में। तो यहां पर हमारे पास ओमेगा एच निकल के आ जाएगा बैंड विड्थ डिवाइडेड बाई में 2, और ये बन जाएगा प्लस, यहां पर क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा नेग्लेक्ट, तो इसे ओमेगा नॉट लिख देंगे, और ओमेगा एल की जो वैल्यू निकल के आएगी बैंड विड्थ डिवाइडेड बाई में 2 प्लस ओमेगा नॉट निकल के आएगी। इस बात का ध्यान रखना, लेकिन जब कहा जाए ऐसा तभी लगाना है, अदरवाइज इसका यूज नहीं करना है। तो बैंड विड्थ निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, बैंड विड्थ निकाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि हमें यहां पर निकालना था एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी और लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है जीएम होता है दोनों का ओमेगा नॉट। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया 3 dB डाउन कैसे डिफाइन करते हैं, और यहां पर हम लोगों ने करंट का ग्राफ बनाकर इसे समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये पूरी समरी है इसकी। यहां से हम लोगों ने डेरिवेशन शुरू किया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले इसका हम क्यू फैक्टर डिफाइन करते हैं, क्यू फैक्टर, इसको हम इन जनरल क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। अब ये डेफिनेशन क्या निकल के आती है, किसका किसका रेशियो होता है, वो किस लैंग्वेज में हम इसे डिफाइन नहीं करेंगे, एक्चुअली ये किस टर्म को डिफाइन करता है, सर्किट में किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बिहाफ पर हम इसे डिफाइन करेंगे। तो लिखना चाहो तो लिख लो, ये जो क्यू फैक्टर होता है या क्वालिटी फैक्टर जो होता है, ये बताता है एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन RLC सर्किट। ये हो गया। यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, हाई वैल्यू ऑफ Q represents the more storage energy storage capability, energy storage capability मोर स्टोरेज एनर्जी कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, क्वालिटी फैक्टर हमें यह बताता है कि कभी भी किसी सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया गया हो, सीरीज आरएलसी हो या पैरेलल आरएलसी सर्किट हो रेजोनेंस के केस में, तो उसमें जब भी हम बात कर रहे होंगे तो पहला बात ये कि ये बताता क्या है, तो एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन आरएलसी नेटवर्क, हाई वैल्यू ऑफ क्यू रिप्रेजेंट्स द मोर एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी।
जितना ज्यादा क्यू ज्यादा होगा उसकी इतनी स्टोरेज कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज से केस में डिफाइन करेंगे। अगर पूछता है कोई कि क्यों बताओ इंडक्टर का, तो यहां लिखते हैं 2 पाई, फार्मूला है लिख लेना 2 पाई इंटू, यहां पर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस इन आर पर साइकिल। पर साइकिल कितना एनर्जी लॉस होता है आर में, इसके लिए डिफाइन करते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है कि नहीं कैपेसिटर भी तो लगा होता है सर्किट के अंदर, उसके लिए डिफाइन करो, तो कहते हैं 2 पाई इंटू, यहां पर लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड, डिवाइडेड बाय में लिखा जाता है एनर्जी लॉस या एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी लॉस इन आर पर साइकिल। ये हमारे पास फार्मूले निकल के आते हैं। ये तो ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट तब तुम फार्मूला लिखेंगे नहीं, कुछ पॉइंट से रिलेट करके फार्मूला लिखते हैं, कुछ बेटर रहेगा। रिलेट ये करना है कि जब भी कभी हमें बात करनी हो क्वालिटी फैक्टर के बारे में, सीरीज आरएलसी सर्किट हो या पैरेलल आरएलसी सर्किट हो, तो उस केस में जनरली जो हम डिफाइन करते हैं चीजें वो ऐसी होती हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज, तो एनर्जी स्टोर कैसे लिखा जाता है, तो हम जानते हैं इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होती, तो हाफ LI स्क्वायर होती, वो तो देख लेंगे। एनर्जी लॉस इन आर पर साइकिल आर में कितनी एनर्जी लॉस होता है वो बताना है। तो हम जानते हैं एनर्जी लॉस को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू में, यहां पर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन P dt, लिख सकते हैं ना एनर्जी लॉस। अब P क्या होगा, तो P का जनरल फार्मूला हम लोगों ने जब पढ़ा था RMS वैल्यू उन सब के बारे में पढ़ा था, लेकिन दोबारा जब पावर पढ़ेंगे फिर से रिकॉल करेंगे कि जब भी पावर AC में लिखी जाती है R के अक्रॉस, तो वो लिखा जाता है IRMS का स्क्वायर इनटू में R लिखते हैं। ठीक है, IRMS का मतलब I0/√2 बन जाता है, तो इसका स्क्वायर इनटू में R लिखा जाता है। तो यहां से पावर क्या निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी I0 स्क्वायर इनटू में R डिवाइडेड बाय में 2 बनेगा। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो अगर ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो P एनर्जी कितनी निकल के आएगी, इंटीग्रेशन 0 से लगा करके पर साइकिल का मतलब T0 स्टैंडर्ड टाइम एक साइकिल में, और यहां पर लिखा जाएगा I0 का स्क्वायर R/2 इनटू में dt। तो ये सिंपली निकल के आ गया I0 का स्क्वायर R T0 डिवाइडेड बाय में 2। ये पर साइकिल एनर्जी स्टोर्ड होगी, मतलब डेसिपेट होगी रेजिस्टेंस में। ठीक है, अगर ये निकल आया तो यहां से QL और QC निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, सबसे पहले हम देखते हैं Q इंटू L क्या निकल के आएगा। तो फार्मूला है 2 पाई, लिख दो 2 पाई। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो वो लिखा जाएगा हाफ ऑफ L I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, एनर्जी जो यहां पर डिसिपेट होगी I0 का स्क्वायर R इनटू में T0 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 2। इजी है, इजी है। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करेंगे, देखो I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो हाफ है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी ठीक है। और यहां से देखो 2 पाई बाई T0 जिसको हम ओमेगा लिख देंगे आगे, ओमेगा नॉट, और यहां पर क्या बन जाएगा, L/R बन जाएगा। और कुछ बचा रहेगा नहीं, तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा नॉट L/R। रेजोनेंस के केस में बात कर रहे हैं, बढ़िया है, सही है। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, याद होगा 1/√LC होती है, और यहां पर L/R बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास Q ऑफ L क्या निकल के आएगा, बोल दो। तो Q ऑफ L निकल के आएगा क्वालिटी फैक्टर इंडक्टर के लिए, तो वो निकल के आएगा 1/R, यहां पर स्क्वायर रूट ओवर L/C निकल के आएगा। बेहतर है, बहुत अच्छा, डेराइव कर लिया। यहां पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं, डेरिवेशन क्या है वो बता दिया है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट देखो, दूसरे अगर QC के लिए लिखे तो सेम यही फार्मूला चलेगा। यहां पर आओ, यहां पर लिखा गया है Q ऑफ C,
यहां पर जगह नहीं तो इधर ही बात कर लेते हैं। ये बन जाएगा Q ऑफ C इज इक्वल टू में 2 पाई, वैल्यू बोलो यहां पर लिखेंगे हाफ C V नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में, यहां क्या लिख सकते हैं तो यहां लिखेंगे I नॉट का स्क्वायर बाई 2 इंटू में R इंटू में T नॉट। सही है, ये 2 पाई बाई T नॉट तो हम इधर ले लेते हैं, जिसको हम ओमेगा नॉट लिख देंगे। यहां पर जो बनने वाला हाफ से हाफ को कैंसिल करवा देते हैं, ये C बन जाएगा तो यहां पर बनेगा I नॉट एक्स सी IR बनेगा, और यहां पर क्या लिख देंगे तो ये बन जाएगा I नॉट का स्क्वायर R इंटू में T नॉट। T नॉट तो लिखना है ही नहीं, वो T नॉट इधर चला आया तो ये हो गया ओमेगा नॉट। बोलो ये क्या बन जाएगा, यहां बनेगा C, I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, XC का मतलब होता है 1 बाई ओमेगा C, तो यहां से I नॉट से I नॉट गया, यहां पर ये R बचा, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 बाई ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू में C स्क्वायर। बढ़िया है, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट को कैंसिल कराएंगे तो 1 बाई ओमेगा नॉट बन जाएगा, यहां पर एक C से एक C को कैंसिल कराएंगे तो बन जाएगा RC बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है जानते हैं, क्या होती है तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 बाई LC होती, तो यहां पर 1 बाई LC लिखा जाएगा इंटू में 1 बाई RC लिखा जाएगा, काट दो इसे तो ये आ जाएगा 1 बाई R, यहां पर लिखा जाएगा रूट L बाई C। तो ये क्या आ गया Q ऑफ C निकल के आया। एक बात देखो, चाहे इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर लिखा जाए चाहे फिर कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर लिखा जाए, दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्वालिटी फैक्टर सर्किट के अंदर एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, यहां से प्रूफ कर लिया कि यहां Q ऑफ C क्या लिखा जाएगा, ये इतना क्या लिखा जाएगा, कैसे कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास निकल के आया। तो सीरीज RLC सर्किट के लिए जब भी हमें क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करना होगा इस तरह से डिफाइन करेंगे, और इस तरह से हमारी जो थ्योरी चलती है, फार्मूले मेन यही है, एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला है, दोनों जगह से सेम रिजल्ट आने कंपलसरी इसलिए भी है क्योंकि एक ही सर्किट में लगे, और एक सर्किट का क्वालिटी फैक्टर केवल एक ही रहेगा, सेम रहना चाहिए। तो यहां से आया 1 बाई R L बाई C, और यहां से निकल के आ गया है 1 बाई R रूट ओवर L बाई C। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट और भी नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो, जिसको हम कहते हैं कि रेजोनेंस की शार्पनेस कैसे दिखाएंगे, कैसे डिनोट की जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने भी देखा क्वालिटी फैक्टर जो निकल के आता है, किसी का भी हो, जनरल लिख लो, चाहे इंडक्टर का हो चाहे कैपेसिटर का, दोनों सेम आए हैं। क्वालिटी फैक्टर अगर लिखा जाता है तो आएगा 1 बाई R L बाई C। बढ़िया है, और यहां पर जो बैंड विड्थ निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, तो ये निकल के आई है R बाई L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो ओमेगा नॉट है वो कितना होता है, तो 1 बाई रूट LC होता है। एक काम यहां पर करना है, ओमेगा नॉट बाई हम बैंडविड्थ करना चाहते हैं, क्या निकल के आएगा, तो 1 बाई रूट LC आएगा, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो R बाई L बन जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करते देखो क्या निकल के आएगा, R बाई L 1 बाई R स्क्वायर रूट ओवर L बाई C निकल के आया। और ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, यहां से डायरेक्ट डिनोट कर सकते हैं कि जो क्यों होगा वो लिखा जाएगा ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई में बैंडविड्थ। सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा ना, तो यहां पर जो क्यू होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया बैंडविड्थ के, और अगर ये बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया है, इसका मतलब है जिसकी बैंडविड्थ जितनी कम होगी उसके अंदर एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, रेजोनेंस की शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी, और जिसके लिए बैंडविड्थ ज्यादा होगी उसके लिए रेजोनेंस की शार्पनेस या एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी कम होगी। जैसे 3 अलग अलग फिगर में देखो, यहां पर पहला फिगर दिया गया है ऐसा, ये ऐसा पहला फिगर दिया गया है, ये ठीक नहीं है, लाइंस बनाओ एक साथ। पहला फिगर दिया गया है कुछ इस तरह से, दूसरा फिगर दिया गया है कुछ इस तरह से, तीसरा फिगर दिया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, तीनों के लिए ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम है, तीनों के लिए ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम है। यहां पर ओमेगा नॉट होगा, तीनों के लिए सेम निकल के आ रहा है। तो अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू तीनों के लिए सेम निकल के आएगी तो यहां पर बैंडविड्थ B1 है, यहां पर B2 है, यहां पर B3 है, यहां पर क्वालिटी फैक्टर Q1 है, यहां पर Q2 है, और यहां पर Q3 है। ठीक है, बढ़िया है। अब इनको ऑर्डर कंपेयर करवाना है, तो क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। बैंडविड्थ जितना ज्यादा फैलाव होगा वो होगा, तो बताओ सबसे ज्यादा बैंडविड्थ कितनी, B1 ज्यादा होगा, B2 कम होगा, और B3 उससे भी कम होगा। और अगला पॉइंट, अगर हम Q1 की बात करें तो छोटा होगा Q2 से, ये छोटा होगा Q3 से, इसका मतलब Q3 सबसे ज्यादा बड़ा होगा।
ठीक है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिख देना, यहां पर जो सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट होता है इज यूज्ड टू सेलेक्ट फिल्टर सेलेक्टर की काम आता है, फिल्टर को सेलेक्ट करने की काम में लिया जाता है। सब बढ़िया है, ठीक चल रहा है, सही है। एक और पॉइंट यहां से कवर करते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई अभी कि जो क्यू लिखा जाता है उसे हम लिखते हैं VL बाई वी आर, और यहां पर जो क्यू लिखा जाएगा VC बाई वी आर लिखेंगे। ठीक है, रेजोनेंस के केस में क्या होगा, ये VL होता है और VR किसके बराबर होता है, अप्लाइड वोल्टेज V के। यहां पर ये VC होता है, ये भी किसके बराबर होता है, V के। एक बात यहां से दिख रही होगी, इस वाले को अगर लिखते हैं तो VL इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q इंटू में V। क्यों, यहां पर क्वालिटी फैक्टर, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें अगर VC की वैल्यू लिखेंगे तो Q इंटू में V लिखी जाएगी, अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। एक बात यहां से देखते हैं, हम जानते हैं कि Q की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होती है, और अगर 1 से ज्यादा होगी तो यहां पर देखो VL की वैल्यू ज्यादा नहीं हो गई V अप्लाइड के, और VC की वैल्यू ज्यादा हो गई V अप्लाइड के। तो यहां पर हम लोगों ने जितना इनपुट वोल्टेज दिया है सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उससे कहीं ज्यादा है। डीसी में तो ऐसा होता नहीं था, 5 वोल्ट की बैटरी लगी तो टोटल जितना भी लॉस होता था, पोटेंशियल ड्रॉप होता था, वो 5 वोल्ट के बराबर ही होता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ग्रेटर देन है अप्लाइड वोल्टेज के, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अप्लाइड वोल्टेज से बड़ा है। इसीलिए इस प्रिंसिपल का यूज करके हम ये बनाते हैं, या इस सर्किट को ही कहा जाता है वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट। तो ध्यान रखना कि सीरीज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट जो होता है वो वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट की तरह काम करता है। देखो वोल्टेज को यहां एम्पलीफाई कर रहा है, तो दो तरह के नाम हो गए इसके। एक तो होता है एक्सेप्टर सर्किट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को लेता है सर्किट से रेजोनेंस के केस में। दूसरा केस होता है कि वोल्टेज जो होता है इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वो इनपुट एसी वोल्टेज से कहीं ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दे रहा है। तो यहां पर आई थिंक ये पता चला होगा कि सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर अगर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर पता होने चाहिए, वो क्या करते हैं, वो सारी बातें हो गई। अब यहां पर आगे बात करते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, डिटेल तो नहीं है लेकिन यहां पर फार्मूले लिख करके हम छोड़ देंगे। पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने निकाला था तो फेजर करंट का बना था, और करंट का फेजर बना था तो यहां पर लिखा गया था IL, लिखा गया था V0 बाई, यहां पर क्या लिखेंगे V0 बाई XL, और यहां पर जो IC लिखा गया था वो लिखा गया था V0 बाई XC, और जो IR लिखा गया था दैट वाज V0 बाई R। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने करंट की इक्वेशन लिखी थी तो करंट निकल के आ गई थी यहां से, या फिर एडमिटेंस लिख दो 1/Z जो निकल के आया था वो क्या था 1/R² प्लस स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, प्लस क्या बन जाएगा यहां से लिखेंगे हम ओमेगा सी माइनस 1/ωL, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो लिखना 1/XC लिखा हुआ है तो 1/XC को लिखेंगे तो ओमेगा सी हो जाएगा, और ये 1/ यहां पर ωL होगा। एक बार लिख देते हैं, ये बन जाएगा XC माइनस XL 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं फर्दर, तो Z की वैल्यू निकल के आने वाली स्क्वायर रूट ओवर 1/R² लिखा है ना, तो R² को R² लिखा रहने दो, प्लस यहां पर लिखा जा सकता है ये वैल्यू बन जाएगी 1/XC, तो ये बन जाएगा ओमेगा सी माइनस 1/ωL, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब कौन ज्यादा कौन कम वो तो डिपेंड करता है, तो जनरल इक्वेशन हम लोगों ने Z की लिख ली है। अब अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ रेजोनेंस, तो दोनों का मतलब एक ही है, इंडक्टिव नेचर का जो बिहेवियर है वो कैपेसिटिव से हट जाए, कैंसिल आउट हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहां पर लिखेंगे ω0L माइनस 1/ ये क्या लिख रहा है ω0L C है, ω0C माइनस 1/ω0L इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, तो इसको हम 0 करवा देंगे, और अगर 0 करवाएंगे तो यहां से हमारे पास ω0 का स्क्वायर जो निकल के आएगा 1/LC आ जाएगा, इंप्लाइज दैट यहां से ω0 की अगेन वैल्यू निकल के आएगी 1/√LC। और अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ω0
ये तो निकल आया, एफ नॉट लिख लो, तो एफ नॉट लिखेंगे 1/2 पाई स्क्वायर रूट ओवर एल सी। ये लीनियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दोनों रेडियन पर सेकेंड, वो हर्ट्ज में आ गया। अब हमें सॉल्व करना है अलग अलग केस के अंदर, ग्राफ बनाना, सब कुछ करना है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहां से देखो, जब यहां से ये वैल्यू बराबर हो जाएगी तो 1/z जो लिखा जाएगा वो 1/r के बराबर होगा, तो उस केस में z की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये z की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी तो यहां पर जो एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस ये मिनिमम होता है, और मिनिमम किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर होता है, ठीक है। और हम जानते हैं यही किसके बराबर होता है, तो जो ये लिखा गया है ना, या ऐसे नहीं लिखना तो इस तरह से लिख दो, एडमिटेंस जो होता है वो मिनिमम होता है, तो एडमिटेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो एडमिटेंस 1/z ही तो होता है, तो ये एडमिटेंस है हमारे पास, ये मिनिमम, और ये मिनिमम किसके बराबर होगा, तो ये 1/r के बराबर आएगा, और 1/r किसके बराबर होता है, तो 1/z के बराबर होता है, मतलब y मिनिमम। तो यहां से हमारे पास निकल के आया कि तो z की वैल्यू निकल के आएगी r के बराबर होगी। y अगर मिनिमम है तो z कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और z की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो सर्किट के अंदर करंट जो होगी वो कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। तो इन दैट केस यहां पर लिखना चाहो जो i होगा वो मिनिमम होगा, और i मिनिमम होगा तो हम इसे कहेंगे रिजेक्टर सर्किट। वो एक्सेप्टर होता है तो ये रिजेक्टर होता है, ठीक है। ये हो गया यहां से। अब अलग अलग केस में यहां पर ग्राफ बनाते हैं, और देखो पहला ग्राफ बनाएंगे हम यहां पर y किसका, l का बनाएंगे, या y r बना लो पहले, r का। तो y अगर r बनाएंगे ओमेगा के साथ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन। दूसरा अगर हम यहां पर एडमिटेंस बनाते हैं किसका, l का, तो ये बन जाएगा 1/ωl बनेगा, 1/r लिखते हैं ना, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। अगला अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा, तो यहां पर वो बनाते हैं एडमिटेंस किसका, c का, तो c का बन जाएगा 1/ωc, तो वो ωc बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब इनको कंबाइन करते हैं ना, जैसे पहले कंबाइन किया था, कर लो कंबाइन, ये कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरी एक यहां पर ये कुछ इस तरह से जाएगी, तीसरी एक इस तरह से जा रही होगी, और जब तीनों जहां कट करते हैं वहीं पर हम कहते हैं ओमेगा नॉट होता है। अगर ये उधर ओमेगा लिखा गया है और ये मॉड ऑफ एडमिटेंस लिखा गया है, तो यहां जहां कट करते हैं यहां होता है। यहां पर जो y की वैल्यू होती है मिनिमम होती है, और किसके बराबर होती है, 1/r के बराबर होती है। बढ़िया है, सही से दिख रहा होगा। अब अगर हम इसे अलग अलग केस के लिए कंबाइन करें तो क्या बनेगा, देखो इधर इसको कंबाइन करते हैं, और देखो तो अगर इधर कंबाइन करेंगे इन सबको एक साथ बनाया जाए, तीनों को ना बनाया जाए, एक साथ इनको अकेले बनाए, तो क्या लिखेंगे इधर, ये कुछ हमारे पास ऐसा बनने वाला है। इधर ओमेगा आएगा, यहां पर ओमेगा नॉट होगा, यहां पर y का मॉड होगा, और यहां पर अगर हम लिखेंगे तो यहां पर होगा y मिनिमम, और y मिनिमम किसके बराबर, 1/r के बराबर है। एक पॉइंट यहां से देखो, यहां पर ये क्या है, 1/ωl है, इधर क्या है, ωc है, उल्टा है ना दोनों एक दूसरे के। तो अगर इससे पहले देखेंगे तो कैसा बिहेवियर, इंडक्टिव, और इधर कैसा बिहेवियर, कैपेसिटिव। वहां ωc है, यहां पर ωl है, तो इधर इंडक्टिव उधर कैपेसिटिव आता है। याद होगा यहां पर जो बिहेवियर देखा गया था, यहां पर जो बिहेवियर था, ये देखो बिहेवियर, यहां पर पहले कैपेसिटिव था बाद में इंडक्टिव था, यहां पर उसका उल्टा हो गया है, देखो यहां पर पहले इंडक्टिव है बाद में कैपेसिटिव है। चलो ये ठीक है। अब यहां से y के बारे में बात कर लिया, अब यहां हम वोल्टेज के लिए बनाएंगे ग्राफ, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहती है, तो बनाओ ग्राफ। तो वोल्टेज का अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा बना दो, कुछ इस तरह से ऐसा ग्राफ बनेगा। और वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पर है तो ये म्यू नॉट हो गया, मतलब ओमेगा नॉट हो गया, और यहां पर अगर v है तो ये v मैक्स है। और हाफ चाहिए होगा तो हाफ के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना होगा हमें, यहां पर ये हाफ हो जाएगी पावर, यहां पर ये लो हाई 3 dB डाउन, ये लो 3 dB डाउन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसे, ओमेगा एच
ये है ओमेगा एल, यहां पर क्या हो जाएगा, ये वी मैक्स बाई रूट 2 हो जाएगा। पावर अगर यहां पर पी नॉट है तो पावर यहां पर कितनी हो जाती, पी नॉट बाई रूट 2, वी स्क्वायर अपॉन आर लगाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। बढ़िया है। यहां पर इन दोनों के जो बीच का गैप होता है इसे हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। तो वहां पर बैंडविड्थ निकाल लिया, कितना आया था, आर बाई एल। यहां कितना निकल के आएगा वो बताना है। चलो देखें, तो यहां से अगर बैंडविड्थ निकालेंगे तो फार्मूला हमारे पास कौन सा काम करेगा, तो फार्मूले के लिए यहां आओ, इधर यहां पर देखो हमारे पास ये आई एक्स एक्सएल आई आर ये सब दिए गए हैं, जेड के बारे में दिया गया, तो यहां वी बनेगा, इधर v इज इक्वल टू में इसे लिखा जा सकता है आई इंटू में जेड। आई तो ठीक है, जेड को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वाई लिख सकते हैं, मतलब एडमिटेंस लिखा जा सकता है 1 बाई एडमिटेंस। यहां पर आई ठीक है, एडमिटेंस की वैल्यू क्या लिखी जाती है, तो एडमिटेंस के लिए यहां पर लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे एडमिटेंस को, 1 बाई आर स्क्वायर प्लस यहां पर ओमेगा, क्या लिखा गया है, ओमेगा पहले किसको लिखा है हम लोगों ने, तो पहले लिखा ओमेगा सी को, ओमेगा सी माइनस 1 बाई ओमेगा एल, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारे पास वीजेड निकल के आया। एक बात देखो यहां से v इज इक्वल टू में यहां पर बन गया है, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एडमिटेंस के। इसका मतलब एडमिटेंस अगर मिनिमम होगा तो उस केस में जो v होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसी को मान करके ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अगर ऐसा मान के ग्राफ बनाया गया तो किसी एक कंडीशन पर इस वाली वैल्यू को लगा करके देखें, जब v मैक्स की वैल्यू बाई रूट 2 हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू की, लगाओ इसे यहां फिर। अगर यहां पर हम इसे लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू में i डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर 1 बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या लिखा जाएगा, ओमेगा सी माइनस 1 बाई ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, 3 dB फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, तो 3 dB फ्रीक्वेंसी के लिए हमें वोल्टेज की वैल्यू v मैक्स बाई रूट 2 रखनी पड़ेगी। रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर i रखेंगे, i की वैल्यू भी देख लेंगे क्या बनेगी। यहां पर क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर हो जाएगा ओमेगा 3 dB सी माइनस 1 बाई ओमेगा 3 dB 3 dB इंटू में L, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, और इसका है अंडर रूट। इसको लिखवा देते हैं I इंटू में R, सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, I इंटू R, और इसे लिख देते हैं रूट 2 इज इक्वल टू में, यहां पर बन जाएगा देखो I डिवाइडेड बाई में 1 बाई आर का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस यहां पर ओमेगा 3 dB सी माइनस 1 बाई ओमेगा 3 dB L, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2, r बाई 2 बनेगा, इसको इधर भेज देते हैं, ये 2 बाई आर हो जाएगा, तो इसे लिख देते हैं 2 बाई आर, स्क्वायर करते चले जाओ, इधर क्या बन जाएगा, तो 2 बाई आर इधर चला जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर, और प्लस ओमेगा 3 dB ओमेगा 3 dB इंटू सी माइनस 1 बाई ओमेगा 3 dB इंटू में L, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, सही है। अब इधर ले आओ, इनको इधर लाओ, तो इसमें से माइनस करवाएंगे तो हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 dB सी माइनस 1 बाई ओमेगा 3 dB L, इसका स्क्वायर बनेगा तो इधर जाएगा R, तो इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 बाई आर। अब हाई के लिए प्लस, लोअर के लिए माइनस लगाएंगे, जानते हैं, तो ओमेगा 3 dB, या फिर ऐसे लिख दो ना, ओमेगा एच इंटू में सी माइनस 1 बाई ओमेगा एच इंटू में एल इज इक्वल टू में प्लस 1 बाई आर, और लोअर के लिए लिखेंगे तो ओमेगा एल इंटू में सी माइनस 1 बाई ओमेगा एल इंटू में एल इज इक्वल टू में माइनस 1 बाई आर आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये प्लस माइनस क्यों आए, तो यहां से देखना चाहो देख लो, इधर से यहां पर अगर हम इसे बढ़ाएंगे ये वाली वैल्यू आएगी 3 dB के लिए, ये ऐसी वैल्यू बनेगी। तो अगर इधर बढ़ाया जाएगा तो ये इधर आएगा, इसको इधर बढ़ाएंगे तो इधर चला जाएगा। तो
तो देखो ओमेगा सी में से अगर 1 बाई ओमेगा एल माइनस करते हैं ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगा बड़े नंबर से, लेकिन इधर वाले केस में जब यहां पर लोअर में ओमेगा सी में से 1 बाई ओमेगा एल को माइनस करते हैं तो देखो निगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कम ये ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस किया इसीलिए माइनस आया। समझ में आया होगा। यहां पर आ जाओ, दोनों को सॉल्व कर देना है और 3 dB फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो ये ओमेगा एच का स्क्वायर बन जाएगा, एलसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना चाहो डिवाइड करवा दो, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ओमेगा एच का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक बार इधर ले जाओ पहले, ओमेगा एच सी एल माइनस 1 इज इक्वल टू में ओमेगा एच एल बाई आर, ये भी ठीक है। इधर ले आओ तो ओमेगा एच का स्क्वायर बन जाएगा, इधर लेके आएंगे तो किससे डिवाइड कर रहे हैं एलसी से, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 बाई आर सी और इधर लिख देंगे ओमेगा एच और ये माइनस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू में 0 बनेगा, ये ओमेगा एच आया। और इसी तरह से ओमेगा एल लिखेंगे तो ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस 1 बाई यहां पर आर सी इंटू में ओमेगा एल बनेगा और माइनस 1 बाई एल सी बन जाएगा, बढ़िया है, और इज इक्वल टू में 0 बनेगा। तो दोनों इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन हो गई। अब यहां से ओमेगा एच की वैल्यू बोल दो क्या आएगी, तो ओमेगा एच इज इक्वल टू में माइनस बी, तो माइनस पहले से ही लगा है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई आर सी प्लस माइनस, तो सीधे सीधे लिखते हैं प्लस स्क्वायर रूट लिख देते हैं अभी के लिए 1 बाई आर सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू बोलो तो माइनस 1 बाई एल सी है, तो 1 बाई एल सी माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाई में क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा। कंबाइन कर दो तो ओमेगा एच दिख रहा होगा, ये आ जाएगा 1 बाई आर सी 2 टाइम्स और यहां पर प्लस लिख देंगे क्योंकि प्लस आना चाहिए वैल्यू, ये 1 बाई आर सी आ जाएगा, 2rc इसका बन जाएगा होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 बाई एल सी बनेगा, ये ठीक है। इसी तरह से ओमेगा एल अगर कोई पूछता है तो क्या बताएंगे, यहां से एक ही टर्म है जो गड़बड़ करेगा, तो 1 बाई 2rc कर दो इसे और यहां पर प्लस लगा दो, ये बन जाएगा 1 बाई 2rc और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी बनेगा। अब बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ लिखते हैं हम लोग ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, लिखवा दो तो 1 बाई 2rc माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 2rc, तो यहां से निकल के आया 1 बाई आर सी। याद होगा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ किसका, सीरीज का निकल के क्या आया था, आर बाई एल आया था, दोनों अलग अलग हैं ध्यान रखना। तो यहां पर जो बैंडविड्थ थी वो फंक्शन थी किसका, आर और एल का, यहां पर जो बैंडविड्थ निकल के आई है, बैंडविड्थ निकल के आई है वो फंक्शन है किसका, आर और सी का। इसका मतलब है कि जो सीरीज आरएलसी सर्किट होता है रेजोनेंस के लिए, उसमें जो बैंडविड्थ होती है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टर का फंक्शन होती है, यहां पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का फंक्शन होती है। इंडक्टेंस पर यहां पर ये डिपेंड नहीं करेगी, यहां पर ये कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, निकाल लिया, तो बैंडविड्थ निकल के आ गई। 3 dB फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहे थे, बैंडविड्थ निकाल लिया। बैंडविड्थ निकाल लिया तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, देखो ओमेगा एच इंटू में ओमेगा एल इज इक्वल टू में राइट साइड वाले का स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा 1 बाई 2rc, 2rc इसका होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी बनेगा और माइनस 1 बाई 2rc का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ओमेगा एच इंटू में ओमेगा एल इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 बाई एल सी आया, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा नॉट के स्क्वायर के। तो अगेन यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी ओमेगा एच इंटू में ओमेगा एल, ध्यान रखना इस बात का, ये बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि बैंडविड्थ यहां भी निकाल सकते हैं और सीरीज में भी निकाल सकते हैं। पैरेलल वाले केस में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो याद रहे, सफिशिएंट है कि अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर उसके स्टडी मटेरियल के अंदर यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पैरेलल के, तो अगर उनको सॉल्व करना तो उनके लिए जो फार्मूले निकल के आ रहे हैं सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी डिटेल तो बता ही रहे हैं। यहां से हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू निकल के आई, अगेन यहां पर जीएम होगा, जीएम लिख देंगे यहां पर। और यहां पर देखो, यहां पर हम लोगों ने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था तो यहां पर बैंडविड्थ के टर्म में बात की थी और यहां पर भी बात करना चाहो तो ये बात कर सकते हो। यहां पर यहां
कि ये जो लिखा गया है ओमेगा एच, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कितना निकल के आया है, तो बैंडविड्थ निकल के आई है 1/RC। तो अगर 1/RC निकल के आई है तो ये क्या लिखा है, बैंडविड्थ का आधा, ये बैंडविड्थ का आधा प्लस 1/LC, तो ये लिखा गया है बैंडविड्थ का आधा प्लस बैंडविड्थ का आधा इसका स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर है ये। इसी तरह से ओमेगा एल जो लिखा जाएगा वो बैंडविड्थ का आधा माइनस साइन के साथ प्लस स्क्वायर रूट ओवर बैंडविड्थ का आधा यहां पर लिख देंगे और प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। कंडीशन इसके ऊपर लगा देते हैं, एफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर बहुत बहुत ज्यादा है बैंडविड्थ बाई 2 के स्क्वायर से, देन क्या लिखा जा सकता है, तो देन यहां से क्या होगा, ये तो गायब हो जाएगा, ओमेगा नॉट रहेगा, तो ओमेगा एच इज इक्वल टू लिखा जाएगा बैंडविड्थ बाई 2 प्लस यहां पर ओमेगा नॉट और जो ओमेगा एल होगा वो माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई में 2 प्लस ओमेगा नॉट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारे पास पैरेलल आरएलसी सर्किट के अंदर रेजोनेंसी कंडीशन हो गई। बैंडविड्थ कैसे निकाली जाती है, सॉल्व कैसे किया जाता है, ये फिगर कैसे बनाया गया, तो उसके लिए यहां पर देखो पॉइंट्स दिए गए, इस तरह से बनाया गया है। यहां पर तीनों को अलग अलग करके इससे कंबाइन कर लिया गया है। तो यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया पैरेलल आरएलसी सर्किट। अब यहां पर आगे बात करते हैं, इधर यहां पर नए पेज पर बात करते हैं, क्यू फैक्टर के बारे में बात करते हैं। क्यू फैक्टर भी पढ़ा क्या होता है, यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अब क्यू फैक्टर क्यू क्या होगा, तो इसे लिखेंगे IL डिवाइडेड बाई में IR, डायरेक्ट लिखेंगे। तो IL डिवाइडेड बाई में IR अगर लगाएंगे तो IL का मतलब क्या हो जाएगा, V बाई XL और यहां पर लिखेंगे V बाई IR मतलब R, तो यहां R लिख देंगे। तो ये क्या बनने वाला है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा R डिवाइडेड बाई में XL, तो ये बन जाएगा R बाई ओमेगा नॉट इंटू L, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी उस समय ओमेगा नॉट के बराबर हो जाती है। ये ऐसा लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो यहां से ओमेगा नॉट या Q जो निकल के आएगा उसको क्या लिखेंगे, तो R बाई L तो ठीक है, इंटू में यहां पर लिख देंगे LC। LC क्यों लिखेंगे यहां से देखो, तो LC यहां से लिखेंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/LC होती है, तो 1/ओमेगा की वैल्यू इतनी आएगी। यहां से देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो R इंटू में देखो निकल के आएगा C/L, उल्टा निकल के आया कि नहीं आया, ये हो जाएगा क्यू फैक्टर इसका। और अगर यहां से आगे बात करते हैं, क्यू फैक्टर हो गया, यहां पर वोल्टेज की बात करोगे या करंट की बात करोगे तो यहां से जो IL निकल के आएगी, IL वो लिखी जाएगी Q इंटू में IR, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं देखो। और यहां से अगर ओमेगा नॉट की बात करें तो ओमेगा नॉट हमारे पास 1/√LC आ गया है। एक ये भी टर्म देख लेते हैं जो वहां देखा, यहां पर ये वो ओमेगा नॉट हो गया। बैंडविड्थ कितनी निकल के आई यहां पर, तो बैंडविड्थ निकल के आई है R/C, R/C एक बार चेक कर लो बैंडविड्थ कितनी निकल के आई है, तो बैंडविड्थ निकल के आई 1/RC, 1/RC, RC निकल के आई। एक काम करो इनको डिवाइड करवा दो, तो डिवाइड करवाएंगे तो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई में बैंडविड्थ इज इक्वल टू में 1/√LC निकल के आएगा, इंटू में यहां पर बन जाएगा RC, तो ये क्या निकल के आएगा RC/L बनेगा। और ये क्या लिखा गया है, तो यही तो क्यों है, देखो यहां पर लिखा गया है क्यों, तो यही क्यों हो जाएगा। तो बैंडविड्थ के टर्म में अगर हमें डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगेन यहां से वैल्यू देखना चाहो तो देख सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू देखना चाहे देख सकते हैं कि यहां पर जो करंट हो रही है वो एम्पलीफाई होकर के मिल रही है हमें, मतलब जितनी भी करंट इनपुट सप्लाई दी जा रही है उससे ज्यादा करंट हमें इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर मिल रही है। तो यहां पर ये जो सर्किट होता है पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस जो सर्किट होता है इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, रेजेक्टर सर्किट तो नाम दे दिया, करंट मिनिमम रहती है, रेजेक्टर सर्किट लिख देते हैं एक बार। रेजेक्टर सर्किट क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू यहां पर मिनिमम होती है, जेड मैक्सिमम होता है, वहां का जेड मिनिमम आर के बराबर होता है, यहां का जेड मैक्सिमम आर के बराबर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेजेक्टर सर्किट दूसरा एक होता है करंट की वैल्यू को बढ़ा रहा, तो इसे हम करंट एम्पलीफायर सर्किट भी कहते हैं, करंट एम्पलीफायर सर्किट भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्वालिटी फैक्टर के रिस्पेक्ट में जितनी भी बातें करनी थी हमने यहां पर की हैं आप लोगों के साथ। तो जितने भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, चाहे जिसके बिहाफ पर वो क्वेश्चन बने, चाहे वो क्वालिटी फैक्टर पूछ रहे हो, बैंडविड्थ पूछ रहे हो, पैरेलल के बारे में बात करें तो पैरेलल के बारे में बात कर लेना,
सीरीज के बारे में बात करेंगे तो सीरीज के बारे में बात कर लेना। यहां पर हम लोगों ने देखा वोल्टेज एम्पलीफायर कैसे काम करता है। यहां पर शार्पनेस कैसे डिफाइन की जाती है, जिसकी ज्यादा क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है उसकी शार्पनेस उतनी ज्यादा होती है, बैंडविड्थ उतनी कम रहती है। शार्पनेस ज्यादा होने का मतलब यहां पर ओमेगा होता है, इधर आई होता है, तो जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी इसका मतलब आई की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा करंट कैरी कर सकता है सर्किट में, और जितनी ज्यादा करंट लेगा सर्किट से उस केस में इसे एक्सेप्टर सर्किट कहेंगे, अच्छा एक्सेप्टर सर्किट कहा जाएगा। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्यू फैक्टर क्या होता है, डिटेल यहां पर लिखा गया है, एज इट इज से लिख लेना है, याद रखना है। ये फार्मूले डेराइव करने के चक्कर में नहीं पड़ना, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आए हैं ना वो फाइनल रिजल्ट यहां पर याद रखने हैं, ठीक है। यहां पर बात कर लिया कि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या लिखी जाती है और ये बैंडविड्थ के टर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये इसके बारे में पूरी डिटेल बात हो गई कि 3 dB डाउन का मतलब क्या होता है, यहां से यहां के बीच में 3 dB डाउन होता है क्या एक्चुअली, तो 1/√2 हो जाती है वैल्यू। तो 1/√2 को 3 dB में जब कैलकुलेट किया जाता है 20 log 10 बेस 10 होता है, 1/√2 तो -3 के करीब आता है। हम लोगों ने यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रखी तो 3 आता है, इसीलिए इसे 3 dB डाउन कहा जाता है, ठीक है। और इनको 3 dB डाउन फ्रीक्वेंसी तो कहते हैं, साथ में यहां पर पावर आधी हो जाती है तो इसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर हम लोगों ने देख लिया अलग अलग केस के अंदर ये क्या बन रहा है। यहां पर देख लिया सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कैसे होता है, स्टार्ट यहां से किया था। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई थिंक जितने भी पॉइंट्स यहां पर लिखे गए वो आप समझ में आ गए होंगे, इन्हें याद रखना है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, लो एंड हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक्चुअली 3 dB फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बैंडविड्थ क्या लिखी जाती है, तो R/L लिखी जाती है, और दूसरी लिखी जाती है R/L, और दूसरी लिखी जाती है 1/RC। पैरेलल की 1/RC होती, सीरीज की 1/RL होती है, 1/L होती है, R/L। इन दोनों में तीनों में रिलेशन देख लिया तो ओमेगा नॉट की वैल्यू निकल के आती दोनों के लिए, ओमेगा एल इंटू ओमेगा एच, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। पैरेलल आरएलसी सर्किट के अंदर भी हम लोगों ने डिटेल बात की, क्यू फैक्टर को डिफाइन किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज अगर सिलेबस का करें तो सिलेबस का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट कवर किया हम लोगों ने, साथ में क्वालिटी फैक्टर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है एसी सर्किट के अंदर, वहां पर हम लोग अपरेंट पावर के साथ डील करना शुरू करेंगे, रियल पावर क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है। यहां पर अभी बात की पावर फैक्टर यूनिटी होता है, लेकिन पावर फैक्टर होता क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे क्यू फैक्टर को भी प्रॉपर डिफाइन किया गया, पावर फैक्टर को प्रॉपर डिफाइन करेंगे और उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।